उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। तुम सब लोग जाओ, आज शाम को 5 बजे राना हाउस में पहुंच जाना और कोठी पर सर सुल्तान को पहुंचाओ। एक्स2 ने एक मिलिट्री ऑफिसर को हुक्म दिया और फिर इमरान के लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। हॉल में पहुंचकर उन्होंने देखकर सुलेमान और जूलिया बेहोशी के आलम में बंधे हुए हैं। इनके पीछे पीछे मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे। हॉल में मौजूद धुआं अब छट चुका था। उन्हें खोलकर अस्पताल पहुंचाओ। ब्लैक ज़ीरो ने एक मिलिट्री ऑफिसर को हुक्म दिया। खुद इस खला की तरफ बढ़ गया जो इस सतून के बिल्कुल सामने मौजूद था। मुजरिम शायद इसी खला के जरिए गायब हुए हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मालूम तो ऐसा ही होता है, वैसे हो सकता है कि हाथों के तोतों की मानद उड़ गए हो। इमरान मिलिट्री ऑफिसर्स की मौजूदगी में भी बाज ना रह सका। मिलिट्री ऑफिसर्स ज़ेरे लब मुस्कुराए। वो हैरान थे कि अहमक सा आदमी सदर के बाद मुल्क के सबसे अजीम शख्सियत से यूं बेतकल्फी से मजाक कर लेता है। ब्लैक ज़ीरो ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से खड़ा सोच रहा था। मुजरिमों को कोठी में तलाश करो। वो यकीनन कोठी के किसी खुफिया तहखाने में मौजूद होंगे। चंद लम्हे सोचने के बाद एक्स2 ने हुक्म दिया और मिलिट्री ऑफिसर्स इस हुक्म को सुनते ही वापस चले गए। ओहो, अभी सफदर को तलाश करना है, वो यकीनन जख्मी होगा। अचानक इमरान को सफदर का ख्याल आया और ब्लैक ज़ीरो भी चौंक पड़ा। सफदर को तो वो भूल ही चुके थे। दोनों इस्तरारी तौर पर मुड़े और फिर हॉल से बाहर निकल गए। सफदर ने आंखें खोल दी और उसकी आंखों के सामने गहरी धुंध छाई हुई थी। किसी वाज़ेह चीज़ की बजाय हल्की सी रोशनी और चमचमी अंधेरे का इम्तिजाज ही उसकी नज़रों के सामने था। फिर आहिस्ता आहिस्ता धुंध छटने लगी और उसका जहन भी साथ साथ बेदार होना शुरू हो गया। जब धुंध बिल्कुल छट गई तो उसे एहसास हुआ कि वो एक बड़े से कमरे के दरमियान एक पलंग पर पड़ा हुआ है। इसने बेइख्तियार करवट पड़ ली और उसके साथ ही उसके जिस्म में दर्द की शदीद लहर दौड़ती चली गई। उसके मुंह से बेइख्तियार करहा निकल गई। फिर उसे याद आ गया कि उसकी पुश्त पर गोली लगी थी। वो पलंग में पुश्त के बल ही लेटा हुआ था, मगर जरा सा हिलने से तकलीफ अपनी पूरी शिद्दत से उजागर हो गई थी। दो चंद लम्हों तक बेहिस्सो हरकत पड़ा अपने लाशऊर को कुरीदता रहा। फिर किसी फिल्म के सीन की तरह सब कुछ उसके जहन में वाज़ेह होता चला गया। तो मैं इन लोगों की कैद में हूँ। उसे कमरा बंद देखकर ख्याल आया। फिर चंद लम्हों बाद उसके मुंह में अपने खून का जायका महसूस होने लगा। दांत इतनी जोर से भिजे हुए थे कि होंठ कट गया था। उसे जाहिर होता था कि इस छोटे से अमल के लिए उसे कितनी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी। अब सफदर मुकम्मल तौर पर होश में आ चुका था। उसके साथ ही उसकी मजबूत कुव्वत इरादी भी ऊद कर आई थी और शायद इसी मजबूत कुव्वत इरादी का नतीजा था कि उसे तकलीफ की शिद्दत कतरे कम होती महसूस हुई। उसने एक नज़र अपने अपने सीने पर डाली। उसके जैसे पट्टियां बंधी हुई थी। तो इसका मतलब हुआ कि मुजरिमों में अभी इंसानियत की कोई रमक मौजूद है, सफदर ने पूछा। मुजरिमों ने शायद ऑपरेशन करके गोली जिस्म से निकाल दी थी, या शायद गोली ऐसे रुख गई थी कि वो साइड से बाहर निकल गई। बहरहाल उसे महसूस हो रहा था कि गोली अब इसके जिस्म में मौजूद नहीं है। थोड़ी देर उन्हीं ख्यालात में गुम रहने के बाद सफदर ने चौंक कर इधर उधर देखा और वो बड़ी आहिस्तगी और पूरे कुव्वत इरादी को इस्तेमाल करते हुए पलंग से नीचे उतर गया। चंद लम्हों तक के लिए तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया, मगर फिर वो संभल गया। उसने पलंग का सहारा लेकर हॉल के इकलौते बंद दरवाजे की तरफ मायूस नजरों से देखा। दरवाज़ा लोहे का और बेहद मजबूत था। उसके अलावा कमरे में और कोई दरवाज़ा या सड़क मौजूद नहीं थी। छत के करीब हवा की आमदोरफ्त के लिए अलबत्ता चंद बारीक सुराख मौजूद थे। सफदर की जिस्मानी हालत ऐसी नहीं थी कि वो इस दरवाजे को ताकत के जोर से हिला सकता। चनाचा सिवाय सब्र के और कोई चारा फिलहाल नजर नहीं आता था। फिर उसे कतई मालूम नहीं था कि वो कितना अरसा बेहोश रहा है। वैसे उसे महसूस हो रहा था जैसे गोली लगने के वाकया को सदियां गुजर चुकी हूं। एक तवील अरसा। अभी वो उन्हीं ख्यालात में गर्क था कि अचानक दरवाज़ा खटाक से खुल गया और फिर उसमें से दो आदमी अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे से शदीद परेशानी और उलझन और मायूसी नुमाया थी। सफदर फौरन पहचान गया कि वो शॉर्ट वाइली और ब्लैक लॉर्क हैं। उन्होंने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। खूब, तो तुम्हें होश आ ही गया, शॉर्ट वाइली ने जहर में बुझे लहजे में कहा। सफदर भला उसका क्या जवाब देता, खामोश रहा। शॉर्प यहाँ से फौरन निकलने की कोशिश करो। मैंने बाहर बेतहाशा गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी है। शायद एक्स2 अपने मजीद साथियों समेत हमला कर रहा है। जाहिर है हमारे कलील से साथी ज़्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर सकते और जल्दी हमें तलाश करते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे। ब्लैक क्लॉर्क शॉर्प ज़्यादा परेशान लग रहा था क्योंकि उसने एक ही सांस में इतना तवील फिक्रा कह डाला कि सफदर ब्लैक क्लॉर्क की बात सुनकर चौंक पड़ा। उसकी बात से फौरी माहौल का अंदाज़ा लगा चुका था। फिर उसकी सफदर रेत जाग उठी। गो उसकी हालत इस काबिल नहीं थी कि वो लड़ाई कर सकता, मगर फिर भी
वो इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इससे पहले कि वो कुछ अमल के मुताबिक सोचता, अचानक शॉर्ट वाइली ने दीवार में लगा बटन को दबा दिया। दूसरे लम्हे कमरे के सामने वाली दीवार हटती चली गई और सामने एक तवील सुरंग आ रही थी। ब्लैक क्लॉर्क और शार्प वाइली तेजी से इस सुरंग की तरफ बढ़े, मगर अचानक उछलकर सामने आ गया सफदर। उनके को तकलीफ से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, मगर वो बड़े बहादुराना अंदाज में उनके सामने डट गया। खबरदार, तुम लोग इस सुरंग में नहीं जा सकते, सफदर ने कोशिश करके आहिस्ते आवाज को इंतहाई कड़कदार बनाते हुए कहा। वो दोनों हैरत से ठटक गए। उनके तो तस्वुर में भी नहीं आ सकता था कि सफदर जैसा जख्मी और बेपनाह कमजोरी के बावजूद यूं उनके मुकाबले के लिए खड़ा हो जाएगा। शाम के बच्चे को दूध पिलाना वाकई ही खतरनाक होता है, ब्लैक शार्प ने संभल कर गुराहट आमीज लहजे में कहा। शॉर्प वाइली यूं गौर से सफदर को देख रहा था जैसे उसकी नजरों के सामने दुनिया का 8वां अजूबा हो। सफदर की हालत ये थी कि कमजोरी और तकलीफ की वजह से उसका तमाम जिस्म लरज रहा था, मगर चेहरे पे चट्टान जैसी सख्ती थी। ब्लैक क्लॉर्क ने अचानक सफदर पर हमला कर दिया और वो सफदर को रुकेतता हुआ पलंग तक ले गया और सफदर कमर के बल पलंग पर गिर गया। उसका आधा जिस्म पलंग पर था और आधा जिस्म लटक रहा था और शॉर्प वाली खामोशी खड़ा तमाशा देख रहा था। अचानक सफदर ने अपनी लटकी हुई टांग ऊपर की और दूसरे लम्हे ब्लैक क्लॉर्क चीखता हुआ दूसरी तरफ उलट गया। ये सफदर का एक मखसूस दाव था जो उसने कामयाबी से इस्तेमाल कर दिया। अभी कमजोरी की वजह से वो सही ताकत इस्तेमाल नहीं कर सका था, वरना ब्लैक क्लॉर्क शायद तड़प तड़प कर खत्म हो जाता। ब्लैक क्लॉर्क के नीचे गिरते ही शॉर्प वाइली ने सफदर पर जब लगाया, मगर सफदर बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया और शॉर्प वाइली अपने ही जोर में पलंग पर ढेर होता चला गया। पलंग उसके धक्के से फिसलता हुआ साइड की दीवार से जा टकराया। सफदर फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। अब उसके चेहरे पर जुनून के आसार थे, शायद गुस्सा और झुंझुलाहट की वजह से उसे अपनी तकलीफ भूल गई थी। अब उसके जहन के रिकॉर्ड पर सुई एक ही जगह अटक गई थी कि उन दोनों को हर कीमत पर सुरंग में जाने से रोकना है। वो तेजी से हटता चला गया। अब वो सुरंग के दहाने पर था। इधर शॉर्प वाइली और ब्लैक क्लॉर्क उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसके स्टाइल से मालूम हो रहा था कि वो अब सफदर को खत्म करने का तहिया कर चुके हैं। इन दोनों के हाथ जूडो के स्टाइल में उठे हुए थे। इधर सामने सफदर दोनों टांगे फैलाए एक चट्टान की तरह खड़ा था। वो इस वक्त तक इन दोनों को रोकना चाहता था जब तक एक्सटोर्स के साथी वहां नहीं पहुंच जाते। फिर इन दोनों ने इकट्ठे ही सफदर पर छलांगे लगाई। सफदर अब फंस चुका था। अगर वो इन दोनों का हमला बचाने के लिए एक तरफ हटता तो वो दोनों सीधे सुरंग में पहुंच जाते और सफदर ये नहीं चाहता था। और अगर वो वहीं खड़ा होकर इन दोनों को रोकता तो जाहिर सी बात है ये फिलहाल उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए उसने दरमियानी तरीका इख्तियार किया। उसने इन दोनों की छलांग लगाते ही दोनों बाजू फैला लिए और खुद थोड़ा सा नीचे झुक गया और नतीजा उसके हस्बे मंशा था। वो दोनों सीधे उसके हाथों से टकराए और फिर साइडों पर जा गिरे। सफदर फिर सीधा खड़ा हो गया। दूसरे लम्हे उसने पूरी कुव्वत से लात खड़े हुए ब्लैक क्लॉर्क के पहलू में टिका दी और दूसरी तरफ शॉर्प वाइली के पेट में कराटे का जबरदस्त वार किया। उसकी कहनी शॉर्प वाइली के पेट में इतनी जोर से पड़ी कि 1 मिनट के लिए उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। इधर ब्लैक क्लॉर्क चीखता हुआ साइड की दीवार के करीब पलंग से जा टकराया। सफदर हस्बे ताकत खासा कामयाब रहा था। इन दोनों से उलझे हुए उससे काफी देर हो गई थी। अब इस पर नकाहत ने अपना गुलबा पाना शुरू कर दिया। वो अपनी पूरी कुव्वत इरादी को बरोए कार लाकर इंतहाई कोशिश कर रहा था कि वो मुकाबले में डटा रहे, मगर फिर भी इंतहाई ताकत और बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। इससे पहले कि वो दोनों उठते, अचानक बंद दरवाजे के बाहर बहुत से कदमों की आवाज़ उभरी। चंद लोग दरवाजे पर आकर रुक गए। जहां इस आवाज़ ने सफदर के जिस्म में एक नई कुव्वत दौड़ा दी थी, वहां ब्लैक क्लॉर्क और शॉर्प वाइली के जिस्मों में भी जैसे बिजली की रूह दौड़ गई। उन्हें पूरी तरह एहसास हो गया था कि अगर वो चंद मिनट भी लेट हो गए तो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। चनाचा वो दोनों चीते की तरह सुरंग की तरफ लपके और इस बार सफदर अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करने के बावजूद भी इन दोनों को ना रोक सका। इन दोनों के अंदाज में इतनी फुर्ती थी कि वो संभल ना सका और दोनों से धक्का देते हुए आगे बढ़ गए। सफदर ने गिरते हुए भी आखिरी वार किया और वो गिरते ही फुर्ती से मुड़ा और दूसरे लम्हे ब्लैक क्लॉर्क की टांग उसके दोनों हाथों की गिरफ्त में थी और फिर ब्लैक क्लॉर्क एक झटके से नीचे गिरा। इधर अब दरवाज़ा तोड़ा जा रहा था। ब्लैक क्लॉर्क नीचे गिरते ही फुर्ती से उठा। उसने मुड़कर सफदर की गर्दन पर खड़ी हथेली की ज़रब लगानी चाही, मगर सफदर की तेज़ी से करवट बदल जाने की वजह से वो इसमें कामयाब ना हो सका और एक बार फिर कलाबाजियाँ खाता हुआ नीचे आ रहा। सफदर इसकी टांग से जूं की तरह चिमटा हुआ था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अगर चंद मिनट भी वो जद्दोजहद करता रहा तो कम से कम एक मुजरिम तो ज़रूर गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि दरवाजे की तरफ से आने वाली आवाज़ों से साफ मालूम हो रहा था कि दरवाज़ा किसी भी लम्हे टूटने वाला है। शॉर्प वाइली जो आगे भाग रहा था, जब उससे महसूस हुआ कि उसके साथ ब्लैक क्लॉर्क नहीं है तो वो पलटा और फिर तेज़ी से वापस उस जगह आया
जहां ब्लैक क्लॉर्क और सफ्तर के दरमियान जदोजहद हो रही थी। जल्दी चलो, काश इस वक्त मेरे पास रिवॉल्वर होता। शॉर वाइडनी ने गुस्से से चीखते हुए पूरी कुव्वत से ब्लैक क्लॉर्क का हाथ पकड़कर घसीटा और सफ्तर भी साथ ही घसीटता चला गया और फिर इसी घसीटने में सफ्तर का सर पूरी कुव्वत से जमीन से टकराया। फिर इसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और ब्लैक क्लॉर्क की टांग आजाद हो गई। सफ्तर बेहोश हो चुका था। ब्लैक क्लॉर्क ने भागते हुए एक उभरे हुए पत्थर पर जोर से पैर मारा और साइड में मट्टी हटी हुई दीवार अपनी जगह पर आ गई। सफ्तर का बाकी जिस्म तो इस दीवार की हद से आगे था, मगर इसका पैर उसी जगह पर थे और फिर दीवार पूरी कुव्वत से बंद हुई। झटके से सफ्तर का एक पैर तो एक तरफ हट गया, मगर दूसरा पैर दीवार के कोने से फंस गया। एक मामूली सरखना बच गया जिसके दरमियान पर पूरी तरह फंसा हुआ था सफ्तर। इमरान और ब्लैक जीरो तेज तेज कदम उठाते हुए हॉल से बाहर निकले। फिर वो दोनों छोटे छोटे कमरों से होते हुए बरामदे में आ गए। तहखाने कहाँ होंगे? ब्लैक जीरो ने पूछा। मेरे पीछे आओ और 3-4 फौजियों को भी बुला लाओ, शायद हमें दरवाज़ा तोड़ना पड़े, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। ब्लैक जीरो ने बरामदे में मौजूद 3 मुसल्लह फौजियों को अपने साथ आने का इशारा किया और वो तीनों के साथ हो लिए। सीढ़ियाँ उतरकर इमरान उन्हें लिए एक बरामदे में पहुंचा और वहां से एक और छोटे से दरवाजे में घुस गया। नीचे मजीद सीढ़ियां जा रही थी। सीढ़ियां उतरकर जैसे ही वो निचली गैलरी में पहुंचे, उन्हें एक बंद दरवाजे के बाहर टाइगर खड़ा नजर आया। टाइगर इस दरवाजे पर जोर से दौड़ दौड़ कर कंधे की टकरे मार रहा था। इसका चेहरा जोर से सुर्ख हो रहा था, आंखों से शोले निकल रहे थे, लेकिन लोहे का दरवाजा इसकी ताकत के लिए चैलेंज बना हुआ था। इमरान और उनके साथियों को इधर आता देखकर वो रुक गया। इमरान साहब, सफदर की अंदर लड़ाई हो रही है, जल्दी आइए, टाइगर ने उनसे मुखातिब होकर कहा। उसकी बात सुनते ही सब भाग पड़े। दरवाजा तोड़ दो, ब्लैक जीरो ने हुक्म दिया और फौजियों ने हाथों में पकड़ी हुई मशीन गनें सीधी कर ली। गोली मत चलाओ, हो सकता है कोई गोली सफ्तर को लग जाए, इमरान ने चीख कर कहा। फौजियों ने मशीन गनें फेंककर दरवाजे पर जोर आजमाई शुरू कर दी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि अंदर सफ्दर है? इमरान ने टाइगर से पूछा। सर, आपने जब मुझे वापस जाने का हुक्म दिया तो मुझे ख्याल आया कि सफ्दर जख्मी हालत में यहाँ कैद है, क्योंकि सफ्दर को मेरे सामने ही इस कोठी में लाया गया था और सफ्दर के पीछे ही इस कोठी में दाखिल हुआ था कि पकड़ा गया, टाइगर ने जवाब दिया। जो मैंने पूछा उसका जवाब दो, इमरान ने घुर्राते हुए कहा। सर, मैं तहखाना तलाश करता हुआ यहाँ तक पहुँचा। मुझे इस दरवाजे के अंदर खटपट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाए और फिर सफ्दर की हल्की सी आवाज़ मेरे कानों में पहुंच गई, टाइगर ने घबराहट आमेज लहजे में कहा। इमरान की घुर्राहट ने उसके जिस्म में सर्दी की तेज लहर दौड़ा दी थी। इमरान की घुर्राहट से ऐसे मालूम होता था जैसे हजारों दरिंदे मिलकर घुर्रा रहे हों। दरवाजा अब टूटने के करीब हो रहा था। फिर टाइगर भी फौजियों के साथ दरवाजा तोड़ने में शामिल हो गया। वो सब दौड़कर पूरी कुव्वत से कंधों की टकरें दरवाजे पर मार रहे थे और एक लम्हे बाद इमरान भी शामिल हो गया। जिस वक्त इमरान शामिल हुआ तो पहले ही मलबे में दरवाजा टूटकर अंदर जा गिरा और वो सब भी दरवाजे के साथ ही अंदर जा गिरे। इमरान सबसे पहले उठा और फिर ये देखकर उसकी सांस अंदर की अंदर रह गई कि सामने दीवार के रखने में एक पैर फंसा हुआ है और कमरा खाली है। इमरान तेजी से भागता हुआ दीवार के करीब गया और फिर पूट का जो हिस्सा इधर नजर आ रहा था उसे वो पहचान गया कि ये पैर सफ्दर का है। ब्लैक जीरो भी अंदर आ गया। इमरान ने तेजी से कमरे में नजर दौड़ाई। वो इस दीवार को हटाने का मैकेनिज्म देख रहा था। इमरान के साथ ही साथ सबकी नजरें कमरे में घूम रही थी। कोई ऐसा मैकेनिज्म नजर नहीं आ रहा था। दीवारें बिल्कुल स्पॉट थी। टाइगर ने दौड़कर पलंग को इस जगह से हटाया, मगर बेसूद, वो दीवार फिर भी ना हिली। अजीब सिचुएशन हो रही थी। इमरान की नजरें बेचैनी से कमरे के एक एक चीज का जायजा ले रही थी, मगर वहां ऐसे कोई आसार नहीं आ रहे थे जिसके क्लू पर वो मैकेनिज्म ढूंढ लेता। फिर इमरान ने दरवाजे के करीब होकर दीवार का करीब से जायजा लेना शुरू किया। एक एक लम्हा उन पर भारी पड़ रहा था। सफ्दर का पैर जिस बुरी तरह दीवार में फंसा हुआ था और बेहिस्सो हरकत था, इससे उन्हें खतरा था कि सफ्दर को हलाक ना कर दिया गया हो। सर, जरा इधर आइए, अचानक टाइगर दरवाजे के करीब दीवार का जायजा लेते हुए बोला। वो बगौर एक जगह को दिख रहा था। इमरान तेजी से उसके करीब आया। यहाँ से मुझे दीवार बेमालूम सी उभरी हुई महसूस हो रही है, टाइगर ने इमरान को बताया। इमरान ने तेजी से वहां पर हाथ फेरा। वाकई स्पॉट दीवार वहां से उभरी हुई थी। इमरान ने इस जगह को पूरी कुव्वत से दबाया और फिर दीवार हटती चली गई। अब वो खला था और सामने तवील सुरंग जाती हुई साफ नजर आ रही थी। दीवार के हटते ही इमरान ने लपक कर सफ्दर की तरफ छलांग लगाई और इसने सफ्दर को दोनों हाथों पर उठाया और पलंग पर लाकर लिटा दिया। ब्लैक जीरो के इशारे पर फौजी मशीन गनें संभाले सुरंग में दाखिल हो गए। इमरान और ब्लैक जीरो दोनों सफ्दर पर झुक गए। इमरान ने सफ्दर की नब्ज देखी तो नब्ज हल्के हल्के झटके खा रही थी। सफ्दर की हालत सख्त खतरनाक है, इसे फौरन
ہسپتال پہنچاؤ، عمران نے تیز لہجے میں قریب کھڑے بلیک زیرو سے کہا۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر صفدر کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر لا دیا، پھر وہ محتاط مگر تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی طرف لپکا۔ عمران اور بلیک زیرو دونوں اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلے اور پھر وہ سیڑھیاں طے کرتے ہوئے باہر کمپاؤنڈ میں آ گئے۔ بلیک زیرو نے صفدر کو ہسپتال لے جانے کے لیے فوجی افسران کو حکم دیا، پھر صفدر کو ایک کار میں ڈال کر فوری طور پر کوٹھی سے باہر لے جایا گیا۔ ٹائیگر اب تم جاؤ، میں خود تم سے کنیکٹ کر لوں گا، عمران نے ٹائیگر کو حکم دیا اور ٹائیگر معتمانہ انداز میں سلام کرتا ہوا کمپاؤنڈ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اتنے میں وہ فوجی جو سرنگ میں گئے تھے واپس آ گئے۔ سر وہ سرنگ ایک خالی جھونپڑی میں نکلتی ہے اور وہاں جھونپڑی کے قریب جیپ کے پہیوں کے نشان موجود ہیں۔ واپس آنے والے فوجیوں میں سے ایک نے بتایا، چلو ہم خود دیکھتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ پھر وہ سب اس کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ رانا ہاؤس کے خاصے بڑے ہال میں سیکرٹ سروس کے تمام ممبران صوفوں پر بیٹھے تھے۔ صفدر چونکہ ہسپتال میں تھا اس لیے وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ عمران بھی ممبران کے ساتھ ہی ہال میں بیٹھا تھا۔ عمران صاحب، ایکسٹرو نے ہمیں کس لیے بلایا ہے؟ چوہان سے رہا نہ کیا اور عمران سے پوچھ بیٹھا۔ بھائی باقی کا تو مجھے پتا نہیں، البتہ مجھے اس نے یہ کہا ہے کہ جولیا سے اس کی شادی ہونی ہے، اس لیے نکاح میں شرکت کے لیے ضرور آنا، عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران کی بات پر حال زوردار کہکوں سے گونج اٹھا۔ جولیا عمران پر جھپٹنے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایکسٹرو نقاب لگائے اندر داخل ہو گیا۔ جولیا جس طرح غصے میں کھڑی ہوئی تھی اسی طرح کھڑی رہ گئی۔ ایکسٹرو کے اندر داخل ہوتے ہی احتراماً سب ممبر کھڑے ہو گئے۔ بیٹھ جائیے، ایکسٹرو کی مخصوص آواز کمرے میں گونجی اور وہ خود بھی ایک طرف پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمام ممبرز اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ آپ لوگوں کے لیے اس لیے یہاں اکٹھا کیا گیا ہے کہ آپ سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں، ایکسٹرو نے تمام ممبران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی، ایسی سنجیدگی کہ تمام ممبرز نامحسوس طور پر بے چینی سی محسوس کرنے لگے، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ چند لمحوں تک ہال میں گھمبیر خاموشی طاری رہی۔ ہر ممبر ایکسٹرو کی طرف دم بخود ہو کر دیکھ رہا تھا۔ ایک عمران تھا کہ ہر چیز سے بے نیاز کلندروں کی طرح آنکھیں بند کیے صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان اور سکون کے تاثرات نمایاں تھے۔ آپ حضرات نے مجھے بے نقاب کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی ہے، ایکسٹرو اچانک گرایا۔ اس کی گراہٹ میں نہ جانے کیا چیز تھی کہ سب ممبران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جواب دو، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایکسٹرو نے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا۔ اب ممبران ایک دوسرے کو چور نظروں سے دیکھنے لگے۔ جولیا کا سر جھک کر اس کے پسینے سے جا لگا تھا۔ آخر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کیپٹن شکیل اٹھ کھڑا ہوا۔ سر واقعی ہم نے ایسا پلان بنایا تھا، لیکن اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، کیپٹن شکیل نے معتمانہ لہجے میں جواب دیا۔ غلطی ہو گئی ہے، تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں غلطیاں معاف کرنے کا عادی نہیں۔ تم پلان بناتے وقت یہ کیوں بھول گئے تھے کہ تم کس کے خلاف پلان تیار کر رہے ہو؟ ایکسٹرو کے لہجوں میں درندوں کی سگراہٹ شامل تھی۔ سر، دراصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے۔ اس بار کیپٹن شکیل نے جواب دینے کی جرات کی۔ آپ تشریف رکھیے، ایکسٹرو نے کیپٹن شکیل کو ڈانٹ دیا اور کیپٹن شکیل خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم سیکرٹ سروس کے ممبر ہو، تم حالات اور واقعات کی نزاکت کو اچھی طرح سمجھتے ہو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نقاب میں رہتا ہوں یا آپ لوگوں کے سامنے نہیں آتا تو اس سے ہم سب کا اور ہمارے ملک کے مفاد میں ہے۔ اس کے باوجود تم نے یہ حرکت کی اور پھر صرف پلان ہی نہیں بنایا بلکہ اس پر عمل بھی شروع کر دیا۔ کیپٹن شکیل نے عمران کے فون پر ٹیپ ریکارڈر فٹ کیا۔ صفدر نے سر سلطان کا فون ٹیپ کیا۔ کیا تم دودھ پیتے بچے ہو کہ تم اتنا بھی نہ سمجھ سکے کہ سر سلطان وزارت خارجہ کے سیکریٹری ہیں؟ ان کا فون ٹیپ کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ان کی صدر مملکت اور دیگر اعلیٰ حکام و سفارتی نمائندوں سے خفیہ بات چیت ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹیپ دشمن کے ہاتھ لگ جائے تو ہمارے ملک کو اس کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جواب دو۔ ایکسٹرو کا غصہ لمحہ بلمحہ شباب پر آتا جا رہا تھا۔ اب بھلا ممبران اس بات کا کیا جواب دیتے؟ خاموش رہے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد ایکسٹرو دوبارہ بولا۔ دوسری یہ بات کہ تمام دنیا کے جاسوسوں کی یہ خواہش ہے کہ ایکسٹرو بے نقاب ہو جائے تاکہ وہ آسانی سے ٹریپ کر سکیں۔ اب اگر وہ ایسی کوشش کریں تو انہیں براہ راست مجھ پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ جبکہ آپ لوگوں کی سازش کامیاب ہو جائے تو پھر ان کے لیے بے پناہ آسانی ہو جائے گی۔ مجھ سے براہ راست ٹکر لینے کی بجائے آپ میں سے کسی کو ٹریپ کر لیں اور میں نظروں میں آ جاؤں گا۔ اب بتلائیے، کیا اس طرح کا پلان بنا کر آپ ملک دشمنی نہیں کر رہے؟ کیا اس طرح آپ لوگ غیر ملکی جاسوسوں کے بالواسطہ طور پر اعلی کار نہیں بن گئے؟ ایکسٹرو کا لہجہ اتنا شدید غصے کا حامل تھا جیسے کوئی درندہ زخمی ہو کر دھاڑ رہا ہو۔
एक्स2 की शिद्दत की धार सुनकर इमरान ने भी आंखें खोल दी और बाकी मेंबरान को जो हशर हुआ वो अज़हर मिनल शम्स था। सर, हम अपनी गलती की मुआफ़ी चाहते हैं। आइंदा के लिए हम वादा करते हैं कि इस किस्म की हरकत नहीं होगी। इस दफ़ा नुमानी ने जुर्रत करके ये अलहदा बात थी कि उसकी ज़बान में हकलाहट पैदा हो गई। शट अप, बार बार मेरे सामने गलती की बात मत करो। एक्स2 ने बुरी तरह से उसे झाड़ दिया। नुमानी का हशर देखकर अब भला किस में इतनी जुर्रत बाकी रह गई थी कि लफ्ज़ भी मुंह से निकालता। सब मेंबरान गर्दनें लटकाए बैठे रहे। हॉल में काफ़ी देर तक खामोशी तारी रही। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक्स2 अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। चंद लम्हों बाद एक्स2 दोबारा उनसे मुखातिब हुआ। इस वक्त उसके लहजे में वाकई ही कदरे नरमी आ गई थी। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने फैसला कर लिया है कि आप लोग अपने प्लान पर पूरी तरह अमल करें। मैं सिलसिले में आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगा। आप लोगों को खुली छुट्टी होगी कि आप जिस तरह चाहें काम करें, लेकिन इस सिलसिले में चंद शराइत होंगी। नंबर 1, आपको 15 दिन की मोहलत दी जाएगी। नंबर 2, अगर आप लोग अपने मिशन में नाकाम रहे तो इससे ये साबित हो जाएगा कि आप सीक्रेट सर्विस की मेंबरशिप के अहल नहीं, इसलिए आपको फौरी तौर पर सीक्रेट सर्विस से निकाल दिया जाएगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी की सीक्रेट सर्विस की मेंबरशिप ख़त्म हो जाए फिर या तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या उसका दिमाग हमेशा के लिए माफ़ कर दिया जाता है ताकि वो किसी भी वक्त सीक्रेट सर्विस के लिए ख़तरा न बन सके। नंबर 3, अगर आप लोग मुझे बेनकाब करने में कामयाब हो गए तो आपको तरक्की दी जाएगी और तारीफ़ी असनाद दी जाएंगी। नंबर 4, अगर आप लोग कामयाब हो जाएं तो जहां आपको तरक्की और इसनाद दी जाएंगी वहां इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि आया मैं सीक्रेट सर्विस की सरबराही के अहल हूं या नहीं। चुनांचे आप लोगों की कामयाबी के साथ ही साथ सीक्रेट सर्विस की सरबराही से मैं मुस्तफ़ी हो जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। इसमें किसी भी कीमत पर किसी भी तरह तरमीम नहीं की जाएगी। एक्स2 ने घुराते हुए अपना फ़ैसला सुनाया। उसका गुस्सा पुरशुबाब था। सर, आपने हमारी गलती की बहुत बड़ी सज़ा दी है। हम मुतफ़िका तौर पर आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें मुआफ़ कर दें। कैप्टन शकील ने आखिरी दफ़ा कोशिश करते हुए कहा। एक्स2 का फैसला सुनकर मेंबरान की आंखें भी खौफ से फटी की फटी रह गई। इतना भयानक फैसला कि अगर वो कामयाब हो जाएं तब भी नुकसान कि इतना काबिल सहन का मालिक एक्स2 मुस्तफ़ी हो जाएगा और अगर वो कामयाब ना हो सके तो ख़ुद उनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी। इस फैसले के दोनों रुख इतने भयानक थे कि और उसका तस्वुर भी ना कर सकते थे। मैं अपनी बात बार बार दोहराने का आदी नहीं। मैंने जो फैसला कर दिया है वो हर हालत में पूरा होगा। एक्स2 घुराया। सर, क्या आप इसमें तरमीम नहीं कर सकते जब तक गैर मुल्की दुश्मन जासूस जो आपको बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, क्योंकि इस वक्त हमारे आपस में मुकाबले से दुश्मन फ़ायदा उठाएगा। चौहान ने हिम्मत करके एक नया नुक्ता निकाला। इसका ख्याल था कि अगर फ़िलहाल बाटल जाए तो बाद में एक्स2 की मिन्नत समाजत करके इस फैसले को बदला जा सकता है। तुम क्या समझते हो कि तुम लोगों के बगैर एक्स2 अपाहिज है? वो अपने दुश्मनों से बराह रास्त नहीं निपट सकता। ये जासूस मेरा शिकार हैं, मैं उन्हें खुद हैंडल करूंगा। आप लोग इस बारे में फ़िक्रमंद ना हो। हाँ, अलबत्ता आप अपने मिशन के साथ साथ इन लोगों के ख़िलाफ़ भी काम करें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। वैसे मैंने इमरान की ड्यूटी लगाई है कि वो इन लोगों के ख़िलाफ़ काम करे। उसकी वजह है कि इमरान सीक्रेट सर्विस का मेंबर नहीं, इस पर इस फैसले का इतलाक़ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आपके प्लान में इमरान शामिल नहीं था। अब ये इमरान की मर्ज़ी है कि वो आपके मिशन में आपसे ताउन करे या ना करे। अगर वो करता है तब भी मुझे कोई एतराज़ नहीं, और अगर वो नहीं करता मैं उसे पाबंद नहीं करूँगा। एक्स2 ने वजाहत की। सर, सफदर के मुतलिक आपने क्या फ़ैसला किया है? वो तो ज़ख्मी है। कैप्टन शकील ने सफदर के मुतलिक वजाहत चाही। हाँ, सफदर के मुतलिक आप लोगों ने वजाहत चाह कर अच्छा किया। सफदर आप लोगों के इस प्लान का सरबराह है, इसलिए उससे भी मुआफ़ नहीं किया जाएगा। इस पर भी इस फैसले का इतलाक़ होगा। सफदर की हालत अब तसल्ली बख्श है और मैंने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी है कि वो उसे जल्द अज जल्द ठीक कर दें, और मुझे उम्मीद है कि 2-3 रोज़ में वो हस्पताल से फारिग हो जाएगा, आप लोगों से आ मिलेगा। एक्स2 ने सफदर के मुतल्लिक भी वजाहत कर दी। सर, अगर आप हमारी गलती मुआफ़ नहीं करते तो मैंने फ़ैसला किया है मैं अपनी ज़िंदगी आप पर कुर्बान कर दूंगी। आपको बेनकाब करने की कतई कोशिश ना करूंगी। जूलिया ने सर उठाकर पहली बार बात की। इसका लहजा गुलोगीर हो रहा था और आंखों आंसुओं से लबरेज थी। ये ख़तरनाक नफ्सियाती दाव था जो जूलिया इसने इस्तेमाल किया था। चंद लम्हों तक एक्स2 खामोश रहा। मेमरान के दिल में उम्मीद बन गई कि जूलिया कामयाब हो गई। अब एक्स2 ज़रूर अपना फ़ैसला वापस
वापस ले लेगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक्स2 की आवाज़ हॉल में गूंजी। जूलिया, तुम जज्बाती हो रही हो और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि सीक्रेट सर्विस में काम करते हुए जज्बात को कतई अलहदा रखना पड़ता है। चनाचा तुम्हें हर कीमत पर मेरे फैसले पर पाबंदी करनी होगी। ये मेरा हुक्म है। एक्स2 के लहजे में स्पार्टपन था। बेहतर सर, अगर आपका हुक्म है तो हम पूरी कोशिश करेंगे, और अगर आपको बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। अब यह मसला हुकूमत का है कि वो आपका इस्तीफ़ा कबूल करे या ना करे। कैप्टन शकील ने इस दफ़ा मजबूत लहजे में जवाब दिया। कैप्टन शकील की बात सुनकर सब लोगों के दिलों में एक बरकी रूह दौड़ गई। उन्हें उम्मीद बन गई कि हुकूमत किसी भी कीमत पर एक्स2 का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करेगी। अगर हम लोग नाकाम रहे तो ज़ाहिर है एक्स2 का फ़ैसला हमारे लिए आखिरी होगा। इस बात से मेम्बरान के चेहरे पर कदरे रौनक आ गई। मिस्टर शकील, ये मेरा और हुकूमत का बाहमी मुआवला है। आप इस बात का फिक्रमंद ना हो कि मैं अपने फैसले को हुकूमत से किस तरह मनवा सकता हूँ। एक्स2 ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। हॉल में एक बार फिर खामोशी तारी हो गई। अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ, एक बात मज़ीद, आज से आप लोग नए फ्लैट्स में क़याम नहीं करेंगे, बल्कि मुख्तलिफ होटलों में क़याम पजीर होंगे और मुस्तकिल तौर पर मेकअप में रहेंगे, क्योंकि मुजरिम एक बार फिर तुम्हें हाथ डालने की कोशिश करेंगे। एक्स2 ने कहा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। शॉर वाइली और ब्लैक लॉक दोनों तेज़ी से सुरंग में भागते चले गए। उनको अच्छी तरह मालूम था कि उनका एक एक लम्हा कीमती है। किसी भी वक्त सुरंग के जरिए उनका ताक़ुब किया जा सकता है। दरअसल दोनों के जहन नफ्सियाती तौर पर एक्स2 के हाथों अपनी इस इबरतनाक और गैर मुतवक्की शिकस्त की वजह से बेहद मरूब हो गए थे। उन्हें अब हर लम्हे एहसास हो रहा था कि एक्स2 किसी भी लम्हे साइड से निकलकर उनकी गर्दन पकड़ लेगा। चलती वो दोनों सुरंग के दहाने पर पहुंच गए। सामने रास्ता बंद था और शॉर वाइली ने साइड में लगा हुआ एक बटन दबाया और सामने की दीवार हटती चली गई। दीवार के हटते ही वो दोनों तेजी से सुरंग से बाहर आ गए। एक कच्ची सी झोंपड़ी थी और उसके दरवाजे पर एक पलंगनुमा आदमी खड़ा बगौर देख रहा था। मलंग के गले में मोटे मोटे मनकों वाली माला पड़ी हुई थी। इसकी जिस्म कपड़ों से कतई बेनियाज था और निचले जिस्म पर उसने मुख्तसर सी धोती बांध रखी थी। आंखें बेपनाह सुर्ख थी। कोड, मलंग ने दरवाजे की दोनों चौखटों पर मजबूती से हाथ जमाते हुए इन दोनों को घूर कर कहा, मिशन टूसन। शॉर वाइली ने तेज लहजे में जवाब दिया। एग्निस्ट, मलंग ने सख्त लहजे में एक लफ्ज़ दोहराया। क्लाउस, इस बार ब्लैक लॉक ने जवाब दिया। मलंग ने अचानक दरवाज़ा छोड़कर मौतबाना अंदाज में झुककर सलाम किया। श्योर नंबर, शॉर वाइली ने तेज़ी से इससे सवाल किया। D11, मलंग ने मौतबाना लहजे में कहा। D11, हमने फौरी तौर पर यह जगह छोड़ देनी है। सेंटर नंबर 4 दुश्मनों के कब्जे में चला गया है। हेडक्वार्टर को उसकी इत्तला देनी है। शॉर वाइली ने D11 से कहा। ओह सर, मेरे साथ आइए। D11 इस खबर से बुरी तरह परेशान हो गया। बहरहाल शॉर वाइली और ब्लैक लॉर्क उसके पीछे पीछे चल पड़े। झोंपड़ी की पुश्त पर पहुंचकर D11 ने ज़मीन पर झुककर झाड़ियों में न जाने क्या हरकत की कि अचानक ज़मीन का एक खासा बड़ा किता ऊपर उठता चला गया। ये कता सिर्फ एक साइड से उठ रहा था, फिर वो कता मुड़कर दूसरी तरफ ज़मीन से टकरा कर रुक गया। अब इस कताई ज़मीन की जगह खला था। D11 एक बार फिर झाड़ी में हाथ डाल लिया। चंद लम्हों बाद हल्की सी गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई मशीन चल रही हो। तकरीबन 3-4 लम्हों बाद इस खाली किता से एक नई जीप उभरने लगी और वो 2 मजबूत सतूनों पर चढ़ी हुई ऊपर उठ रही थी। जब वो ज़मीन की सतह के बराबर आ गई तो फिर जीप सामने की तरफ झुकने लगी और चंद लम्हों बाद एक धक्के से जीप सामने वाली कताई ज़मीन पर मौजूद थी। वो चंद फुट तक धक्के की वजह से ज़रूर खिसकती चली गई। D11 ने फ़ौरन ही झाड़ी में हाथ डाल दिया और शॉर वाइली और ब्लैक लॉर्क को जीप में सवार होने का इशारा किया। D11 के हाथ को हरकत आते ही जीप को ले आने वाले जैक दोबारा अंदर जाने लगे और वो कताई ज़मीन जो किसी तख्ते की तरह ऊपर उठता हुआ दूसरी तरफ चला गया था, तेज़ी से वापस अपनी जगह पर आने लगा। चंद लम्हों बाद वो अपनी पुरानी जगह पर फिट हो गया। अब इस जगह को देखकर कोई यहाँ मौजूद खुफिया तहखाने के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकता था। शॉर वाइली और ब्लैक लॉर्क दोनों उछलकर जीप में सवार हो चुके थे। वो दोनों ही जीप की पिछली सीटों पर सवार हुए थे। वो सामने बैठकर फिलहाल कोई खतरा मोल ना लेना चाहते थे। D11 दौड़ा हुआ जीप के करीब आया, फिर इन दोनों को पिछली सीटों पर देखकर वो एक लम्हे के लिए मुस्कुराया, फिर उछलकर ड्राइविंग सीट में बैठ गया। दूसरे लम्हे जीप स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। तुम इस हालत में शहर में कैसे जीप चलाओगे? ब्लैक लॉक ने D11 की तरफ तशवीश भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। आप बेफिक्र रहें, थोड़ी ही दूर खेतों के दरमियान हमारा एक और सेंटर आ रहा है। वहाँ हम ये जीप छोड़कर दूसरी ले लेंगे और मैं वहाँ लिबास भी तब्दील कर दूंगा। D11 ने जवाब दिया। क्या वहाँ मेकअप का सामान भी होगा? शॉर वाइली ने सवाल किया।
जी हाँ जनाब, मेकअप का मुकम्मल सामान वहाँ मौजूद है, D11 ने जवाब दिया। वेरी गुड। शॉर्ट वाइली और ब्लैक क्लार्क दोनों के चेहरों पर मुसरत के रक्स करने लगे। चलती ही जीप एक झटके से देहाती मगर पक्के फार्मनुमा मकानों के करीब जाकर रुक गई। मकान का दरवाज़ा बंद था। पहले इस जीप को ठिकाने लगाया जाए क्योंकि उसके टायरों के निशानात दुश्मन सीधा इस जगह ले आएंगे। D11 ने नीचे उतरते हुए कहा। इस तरह तो लाजमी इस मकान की निशानदही हो जाएगी। शॉर्ट वाइली ने हैरतज़दा लहजे में कहा। आप सब बेफिक्र रहें, इन सब बातों को यहाँ पहले से इंतज़ाम मौजूद है। D11 ने मुतमईन लहजे में जवाब दिया और आगे बढ़कर उसने मकान के दरवाजे पर 3 बार मखसूस अंदाज में दस्तक दी। तीसरी बार की दस्तक के बाद दरवाज़ा अचानक एक झटके से खुल गया और वहाँ एक बूढ़ा सा गैर मुल्की मौजूद था। वो काफ़ी से ज़्यादा ज़ईफ़ुल उम्र था। बुढ़ापे की शिद्दत और बेपनाह कमज़ोरी की वजह से उसकी कमर इस हद तक झुक गई थी कि वो एक चलती फिरती कमान मालूम होता था। क्या बात है? इस बूढ़े ने भींची आंखों से D11 को देखते हुए नहीफ लहजे में पूछा। D11 ने अपना नंबर बतलाया। ओके कम इन। बूढ़े ने उसे अंदर आने की इजाज़त देते हुए कहा। कोड। इस दफ़ा बूढ़े ने इन दोनों से कोड पूछा। बूढ़ा जुनून की हद तक शकी मिजाज मालूम होता था। मिशन 2 सन, शॉर्ट वाइली ने जवाब दिया। एग्निस्ट। बूढ़े के लहजे में तेजी और आंखों में एक खासी चमक उभर आई। क्लाउस। ब्लैक क्लॉक ने जवाब दिया। ओके कम इन, हरी अप। बूढ़ा वापस मुड़ गया। बूढ़े के पीछे पीछे शॉर्ट वाइली और ब्लैक क्लॉक भी मकान के अंदर दाखिल हो गए। बिज़ाहिर छोटा सा मालूम होने वाला मकान दरअसल खासा वसी रकबा घेरे हुए था। इसके कंपाउंड में जा बचा शहद की मक्खियों के मसनू छतें लगे हुए थे और ये मकान शहद की मक्खियाँ पालने वाला फार्म मालूम होता था। शॉर्ट वाइली और ब्लैक क्लॉर्क इस बूढ़े के पीछे चलते मकान के अंदरूनी हॉल में पहुंच गए। तशरीफ़ रखिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूं। बूढ़े ने मौतबाना अंदाज में इन दोनों को बैठते हुए कहा। आप तकलीफ़ मत करें, D11 आ जाता है, वो ले आएगा। ब्लैक क्लॉर्क को बूढ़े की हिम्मत ने बेहद मुतासिर किया था। नहीं, ये मेरी ड्यूटी है। D11 को इस सब सेंटर से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं अभी आता हूँ। बूढ़े ने जवाब दिया, फिर दरवाज़ा खोलकर हॉल से बाहर चला गया। शॉर्ट वाइली और ब्लैक क्लॉक दोनों हॉल में रखे हुए सोफों पर यूं दम से बैठ गए जैसे वो मीलों की दौड़ लगा कर आए हों। हमारा प्लान बुरी तरह फेल हुआ है और हम बड़ी मुश्किल से जान बचा कर भागे हैं। शॉर्ट वाइली ने शिकस्त खूरदा लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। यह ठीक है कि हमारा एक प्लान नाकाम हो गया और हमारी मकामी DIA का एक बड़ा सेंटर, बहुत से कारकुन मारे गए, मगर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम आज़ाद और सही सलामत हैं। हम X2 को बेनकाब करने के लिए मज़ीद प्लान बना सकते हैं। DIA की जड़ें इस मुल्क में बहुत गहरी हैं और हमें इनसे बेपनाह ताउन मिल सकता है, जैसा कि हमने इस प्लान के लिए हासिल किया था। ब्लैक क्लॉर्क ने जोश भरे लहजे में पूरी तकरीर कर डाली। हिम्मत तो खैर मैंने बारहा सीखा ही नहीं, अलबत्ता इस मुकम्मल और जामे प्लान की इस पूरी तरह नाकामी पर जहनी धचका ज़रूर पहुंचा है। शॉर्ट वाइली ने जवाब देते हुए कहा। तुम ही तवील कहानियों के चक्कर में पड़ गए। इन सबको गोली मार देते, कम से कम X2 के साथ ही तो ख़त्म हो जाते। अकेला X2 रह भी जाता तो साथियों की अदम मौजूदगी में बहरहाल वो खुद हमारे खिलाफ काम करने निकलता तो जाहिर है कि हमारे हत्थे आसानी से चढ़ जाता। ब्लैक क्लॉक ने शॉर्ट वाइली पर तमाम इल्ज़ाम लगा दिया। इससे पहले कि शॉर्ट वाइली को जवाब देता, D11 हॉल में दाखिल हुआ। जीप को छुपाए? शॉर्ट वाइली ने चौंक कर पूछा। जी हाँ, जीप को छुपा दिया गया है। ऐसे ही मुख्तलिफ खुफिया गिराज इस फॉर्म के इर्द गिर्द भी मौजूद हैं, जैसे कि झोंपड़ी के पास थे। जिस गिराज में इस जीप को छुपाया गया है वो यहाँ से तकरीबन 200 गज दूर है, इसलिए वो टायरों के निशानात पर पहुँच भी गए तो ये फॉर्म उनकी नज़रों में मशकूक नहीं रहेगा। D11 ने तफसीलन जवाब दिया। वेरी गुड, अब हमारे लिए दूसरे लिबास और मेकअप के सामान का इंतज़ाम करो। ब्लैक क्लॉक ने उससे कहा। सर, सब सेंटर 111-6 का इंचार्ज ये बूढ़ा है और हर चीज़ यही मुहैया करेगा। मैं इसके मामले में दखल नहीं दे सकता। D11 ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसी लम्हे बूढ़ा कॉफ़ी की ट्रे धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। का नंबर? ब्लैक क्लॉर्क ने पूछा। B6, बूढ़े ने जवाब दिया और कॉफ़ी तैयार करने में मसरूफ़ हो गया। शॉर्ट वाइली और ब्लैक क्लॉर्क दोनों बड़ी तहसीन आमीज़ नज़रों से बूढ़े के काम को करते हुए देख रहे थे। बूढ़ा जवानों की सी फुर्ती से काम कर रहा था। वैसे बाउमिल नज़र उसे कोई आदमी ये देखकर तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये पीरो फरतूत बगैर एक चीख मारे अपना हाथ भी हिला सकता होगा। आपका इस उम्र में मुल्क की खिदमत करना नाकाबिले हद तहसीन है। ब्लैक क्लॉर्क ने बूढ़े के हाथ में कॉफ़ी लेते हुए तहसीन आमेज लहजे में कहा। अपने मुल्क की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है और मेरी मौत ही मुझे इस फ़र्ज़ से हटा सकती है। बूढ़े ने शॉर्ट वाइली को कॉफ़ी देते हुए कहा।
काबिल तहसीन है ये जज्बा आपका, गैर मुल्क में अपने मुल्क की जासूसी करना, और इस उम्र में मेरे ख्याल में इस मुल्क में DIA के सबसे बुजुर्ग एजेंट आप हैं। शौर वाली ने मुतासरा शुदा लहजे में पूछा। मुझे नहीं मालूम। बूढ़े का वहमी दिमाग घूम गया। उसने किसी भी किस्म की मालूमात मुहैया करने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, आप हमारे लिए लिबास और मेकअप के सामान का इंतज़ाम करें, ब्लैक क्लॉर्क ने B6 से कहा। B6 असबात में सर हिलाता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। तकरीबन चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि बूढ़ा दोबारा अंदर दाखिल हुआ। तशरीफ लाइए, इसने तीनों से मुखातिब होकर कहा, और तीनों उठ खड़े हुए। वो तीनों बूढ़े के पीछे चलते हुए एक और कमरे के दरवाजे पर पहुंच कर रुक गए। तशरीफ ले जाइए और अपनी मर्जी के मुताबिक लिबास और मेकअप कर लीजिए, बूढ़े ने एक तरफ हटते हुए कहा। मैंने तहखाने का दरवाज़ा खोल दिया है, नीचे सीढ़ियाँ उतर जाइए, बूढ़े ने कहा। फिर वो तीनों बूढ़े की हिदायत के मुताबिक अंदर दाखिल हो गए। उनके जाने के बाद बूढ़ा वापस मुड़ा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ मकान के पिछवाड़े एक छोटे से कमरे में दाखिल हुआ। इस कमरे में काठ कबाड़ भरा हुआ था। वो टूटे फूटे फर्नीचर और दीगर नाकारा सामान के दरमियान से एहतियात से गुजरता हुआ कमरे के आखिरी कोने में पहुंच गया। उसने नीचे झुककर एक टूटी हुई कुर्सी की शिकस्ता टांग को बाएं तरफ दबाया। अचानक सामने की दीवार में एक दरवाज़ा नमूदार हुआ और दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। Like, comment, share, press the bell icon